Good morning, children. How are you? Welcome back once again to Maths Class 6, Chapter 12, Ratio, Proportion and Unitary Method, Part 16, Thinking Skills. Let's start. Question number 1. If P by Q equal to P by R, what must be true? क्वेश्चन है चिल्ड्रन कि पी बाई क्यू एक फ्रैक्शन है या रेशनल नंबर है या रेशियो है, जो भी है, पी इज टू क्यू इक्वल टू है पी इज टू आर, तो क्या ट्रू है? तो यहाँ पर देखिए दोनों इक्वल है, पी बाई क्यू और पी बाई आर दोनों रेशियो क्या है चिल्ड्रन? इक्वल है। और देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म दोनों रेशियो का सेम है, पी है पी है, तो सेकेंड टर्म भी क्या होना चाहिए चिल्ड्रन? सेम होना चाहिए, तभी दोनों रेशियो इक्वल होगा। टू फ्रैक्शंस इक्वल तभी होगा, अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर भी सेम होगा, तभी दोनों फ्रैक्शन सेम है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है पी बाई क्यू इक्वल टू पी बाई आर, मतलब दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो इसका मतलब हुआ क्यू इक्वल टू आर। तो सिंस पी बाई क्यू इक्वल टू पी बाई आर, देयरफॉर क्यू इक्वल टू आर, तभी ये पॉसिबल है। और यहाँ पर एक कंडीशन है चिल्ड्रन कि इफ़ पी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, पी अगर जीरो नहीं है, क्योंकि पी अगर जीरो होगा तो क्यू और आर का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्यू और आर कुछ भी होगा तब भी ये जीरो ही आ जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर जब जीरो होता है तो डिनोमिनेटर कुछ भी होगा वो फ्रैक्शन ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो बाई क्यू भी जीरो होगा और जीरो बाई आर भी जीरो होगा, और आर का वैल्यू अगर कोई दूसरा भी रहेगा तभी तो जीरो ही होगा। ठीक है, तो व्हाट मस्ट बी ट्रू में क्या लिखेंगे? Q इक्वल टू आर इफ P इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निखिल इज अर्निंग 5 टाइम्स एज मच एज वानी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वानी इज अर्निंग टू डेट ऑफ निखिल्स? निखिल का अर्निंग क्या है चिल्ड्रन? 5 टाइम्स है वानी के अर्निंग का, तो रेशियो निकालना है वानी इज अर्निंग टू डेट ऑफ निखिल्स अर्निंग। तो लेट्स वानी इज अर्निंग बी x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निखिल्स अर्निंग इक्वल टू 5x, क्योंकि 5 गुना है निखिल का अर्निंग। ठीक है, तो अगर वानी के अर्निंग को x अज्यूम किए तो निखिल का अर्निंग हो गया 5 इंटू एक्स, मतलब 5x। द रेशियो ऑफ वानी इज अर्निंग टू डेट ऑफ निखिल्स इक्वल टू कितना हो गया चिल्ड्रन? x डिवाइडेड बाई 5x। ठीक है, x बाई 5x। अब यहाँ देखिए x x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या x मतलब क्या होता है? 1x होता है, तो ये 1 बचा। ठीक है, तो 1/5, 1/5 इक्वल टू 1:5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सैन स्पेंड्स 3/4 ऑफ हिज सैलरी एंड टॉनी स्पेंड्स 1/2 ऑफ हिज सैलरी, इज इट नेसेसरी दैट सैम्स एक्सपेंडिचर इज मोर देन टॉनीज? क्वेश्चन है चिल्ड्रन कि अगर सैम है चिल्ड्रन, अगर सैम 3/4 स्पेंड करता है, अपने सैलरी का 3/4 स्पेंड कर देता है, मतलब खर्च कर देता है, और टॉनी 1/2 ऑफ हिज सैलरी, अपना सैलरी का हाफ खर्च करता है वो, तो क्या ये ज़रूरी है कि सैम का एक्सपेंडिचर टॉनी के एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है? ये फ्रैक्शन तो बड़ा है चिल्ड्रन, 3/4 तो ज़्यादा है 1/2 से, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि सैम ज़्यादा खर्च करता है टॉनी से। क्यों? क्योंकि दोनों का सैलरी तो नहीं दिया हुआ है कि दोनों का सैलरी इक्वल है। अगर दोनों का सैलरी इक्वल होता तो निश्चित रूप से सैम का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता टॉनी के एक्सपेंडिचर से, क्योंकि टॉनी हाफ खर्च करता है अपने सैलरी का और सैम 3/4 कर देता है, मतलब ज़्यादा, हाफ से बड़ा है 3/4, 3/4। लेकिन यहाँ ये नेसेसरी नहीं है, क्योंकि दोनों का सैलरी नहीं दिया हुआ है, या दोनों का सैलरी ये भी नहीं दिया हुआ कि दोनों का सैलरी इक्वल है, या किसका सैलरी ज़्यादा है या किसका सैलरी कम है। तो आंसर होगा नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज सैलरी ऑफ बोथ पर्सन्स आर नॉट इक्वल। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सैम का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। द कॉस्ट ऑफ 15 pence is ₹60. How many pens can be purchased for ₹156? क्वेश्चन है चिल्ड्रन कि 15 pence का कॉस्ट है ₹60,
तो ₹156 में कितना पेन खरीद पाएंगे। तो इसको रिवर्स करके लिखेंगे चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ रुपीज़ 2 बार दिया हुआ है, 60 रुपीज़ 50 पेन्स, और 156 रुपीज़ में कितना पेन। तो फॉर ₹60 15 पेन्स कैन बी परचेज, देयरफॉर फॉर ₹1 60 रुपीज़ में तो 15 पेन्स खरीद सकते हैं, तो ₹1 में कम खरीदते हैं, 15/60 होगा। हमेशा राइट साइड को ऊपर लिखते हैं, लेफ्ट साइड वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, यूनाइटेड मेथड है चिल्ड्रन। तो 15/60 पेन्स कैन बी परचेज, देयरफॉर फॉर ₹156। अब 156 रुपीज़ में कितना पेन खरीद पाएंगे, 15/60 इंटू 156। ठीक है, तो 15 और 60 को कैंसिल कीजिए, दोनों का कॉमन फैक्टर 15 है, 15 बन जा 15, 15 4 जा 60, तो ये आ गया 1/4। अब यहाँ 4 और 156 का कॉमन फैक्टर है 4, तो 4 बन जा 4, और ये 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको 156 को, तो 39 आएगा, है ना। 4 3 जा 12 और 4 9 जा 36, तो ये 1 इंटू 39 इक्वल टू 39 पेन्स कैन बी परचेज्ड। ठीक है चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड ₹1800 amongst अशरफ, भोलानाथ एंड चमेली इन द रेशियो 2:3:5। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी किए हैं चिल्ड्रन। मनी टू बी डिवाइडेड इक्वल टू ₹1800। सम ऑफ रेशियोज टर्म इक्वल टू 2 + 3 + 5। रेशियो टर्म का सम हो गया 10। तो शेयर ऑफ अशरफ क्या हो गया चिल्ड्रन, 2/10 इंटू 1800, है ना। फ्रैक्शन हो गया 2/10 पहला का, है ना, अशरफ का, और इंटू 1800, चूँकि 1800 को डिवाइड करना है उस रेशियो में। तो सिंपली 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 इंटू 180 इक्वल टू ₹360। शेयर ऑफ भोलानाथ इक्वल टू 3/10, क्योंकि रेशियो टर्म का सम है 10, तो 10 में 3 पार्ट मिलता है उसको, तो 3/10 इंटू 1800, 0 0 कैंसिल कीजिए, 3 इंटू 180 इक्वल टू ₹540। शेयर ऑफ चमेली इक्वल टू 5/10 इंटू 1800, 0 0 कैंसिल कीजिए, 5 इंटू 180 इक्वल टू ₹900। ठीक है, तो तीनों का शेयर हो गया। अब इस तीनों को अगर ऐड करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, तो कितना आना चाहिए, 1800 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1800 रुपीज़ को डिवाइड किए हैं 2:3:5 के रेशियो में, है ना। तो 2:3:5 मतलब 2 सबसे छोटा है, देखिए ये 360 सबसे कम आया, 3 540 आया, और 5 900 आया। ठीक है, तो तीनों का शेयर ये फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम सिंह अ रेसलर वेज 84 kg ऑन द अर्थ and 14 kg on the moon. Find the Spooky's weight on the moon if he weighs 9 kg on the earth. यहाँ पर क्या गिवन है चिल्ड्रन, क्या दिया हुआ है कि एक रेसलर है भीम सिंह, उसका वेट है 84 kg अर्थ पर, मतलब अर्थ पर उसका वेट है 84 kg, और मून पर उसका वेट है 14 kg। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है चिल्ड्रन, अर्थ पर जो वेट होता है किसी भी पर्सन का, वो 6 टाइम्स होता है मून के वेट का। ठीक है, अर्थ पर अगर 84 kg है, मून पर जाके 1/6 उसका वेट हो जाएगा। 84 को 6 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है, 14, है ना। ये साइंस में आप पढ़े होंगे, क्योंकि मून का ग्रेविटी कम है, मून का मास कम है, इसलिए मून पर वेट आपका कम होता है। अगर आपका वेट यहाँ पर 6 kg है, तो मून पर 1 kg हो जाएगा वेट। अगर आपका वेट यहाँ 30 kg है, तो मून पर जाकर के आपका वेट 5 kg ही हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, 1/6 होता है मून पर वेट। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है कि मून पर वेट 14 kg है और अर्थ पर है 84 kg, मतलब अर्थ पर और मून पर जो वेट का रेशियो होता है 6:1 होता है। ठीक है, तो भीम सिंह का उतना है, ये रेशियो है 6:1 है। तो स्पूकी का भी वेट जो है अर्थ पर और मून पर जो होगा, उसका भी रेशियो 6:1 होगा। ठीक है, तो लेट स्पूकीज वेट ऑन द मून बी x kg, मून पर मान लेते हैं उसका वेट है x kg। ठीक है, तो रेशियो ऑफ वेट ऑन अर्थ टू डैट ऑफ मून इक्वल टू कितना है, 84 kg बाई 14 kg। ये भीम सिंह का जो वेट दिया हुआ है दोनों जगह, अर्थ पर और मून पर, इससे रेशियो क्या निकल गया, 6:1। ठीक है, तो यही रेशियो स्पूकी का भी होगा। तो वेट ऑफ स्पूकी
on the earth equal to 9 kg. This implies that 6:1 equal to 9:x, है ना. मतलब weight on earth is to weight on moon equal to स्पूकीज वेट ऑन अर्थ इज टू वेट ऑन मून. तो स्पूकी का अर्थ पर वेट दिया हुआ 9 kg, तो उसका मून पर वेट कितना होगा x अज्यूम कर लिए हैं. अब इसको सोल्व कर देंगे x के लिए. तो 6:1 मतलब 6/1 इक्वल टू 9/x हो गया. 9:x का मतलब 9/x. दिस इम्प्लाई डैट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 इंटू एक्स 6x इक्वल टू 9 इंटू 1 9. दिस इम्प्लाई डैट x इक्वल टू 9/6. देखिए 6 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा. इक्वल साइन के जब राइट साइड में जाता है ना, अपोजिट साइड में, तो साइन चेंज होता है. तो इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड. तो 9/6 को अगर कैंसिल करेंगे, 3 कॉमन फैक्टर है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 1/5. ठीक है, तो x इक्वल टू आ गया 1/5. दस स्पूकीज वेट ऑन द मून इज 1.5 kg. मतलब अगर अर्थ पर उसका वेट 9 kg है तो मून पर कितना हो जाएगा, 1.5 किलो. ठीक है, क्योंकि 1/6 हो जाता है. 9 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1.5 आएगा. तो अर्थ पर जो वेट है उसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो मून का वेट निकल जाएगा. ये साइंस में आगे चल करके पढ़ना भी होगा. आप लोग साइंस में पढ़ेंगे भी कि क्यों ग्रेविटी कम होता है मून का, और इसलिए वेट भी कम होता है. ठीक है, मास तो सेम ही रहता है लेकिन वेट कम ज़्यादा होता है. वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पर. अर्थ का मास ज़्यादा है इसलिए अर्थ का ग्रेविटी ज़्यादा होता है. मून का मास कम है इसलिए मून का ग्रेविटी कम होता है, इसलिए मून पर वेट कम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन सेक्शन ए ऑफ क्लास 6 इज 2:3. The ratio of boys to girls in section B of class 6 is also the same. If there are 18 boys in 6B, how many girls are there in 6B? Find the number of girls in 6A. तो यहाँ पर चिल्ड्रन बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है सेक्शन ए में. कितना है, 2:3. और सेक्शन बी में भी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, सेम है, मतलब 2:3 है. तो अगर 18 बॉयज है 6B में तो कितना गर्ल्स होगा 6B में, निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों का रेशियो दिया हुआ है बॉयज और गर्ल्स का 2:3. तो नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन बी ऑफ क्लास 6 इक्वल टू 18. लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 6B बी x. बॉयज 18 दिया हुआ है, गर्ल्स को x अज्यूम कर लिए. ठीक है, इट इज गिवन डेट द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल टू 2:3. क्वेश्चन में दिया हुआ. दिस इम्प्लाई डैट 2:3 इज प्रोपोर्शनल टू 18:x. ठीक है, ये रेशियो 2:3 और 18:x तो सेम आएगा क्योंकि यही रेशियो में है, 2:3 के रेशियो में है बॉयज और गर्ल्स को अज्यूम कर लिए x. तो इसके लिए सोल्व करेंगे x के लिए, तो 2/3 इक्वल टू 18/x हो गया ये चिल्ड्रन. दिस इम्प्लाई डैट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2x इक्वल टू 3 इंटू 18 इक्वल टू 54 हुआ. मीन्स कि x इक्वल टू 3 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2. अब यहाँ पर 3 और 18 है, नीचे 2 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा 18. 2 1 जा 2, 2 9 जा 18. तो नीचे तो 1 हो गया, ऊपर हो गया 3 इंटू 9. तो x इक्वल टू कितना हो गया चिल्ड्रन, 27. 3 9 जा 27. देयरफॉर 27 गर्ल्स आर देयर इन 6B. ठीक है, अब सवाल एक और था चिल्ड्रन कि फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 6A. अब 6A में गर्ल्स का नंबर कैसे निकलेगा, तो ये इनसफिशिएंट डेटा है चिल्ड्रन. 6A में गर्ल्स का संख्या निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि 6B में आपको नंबर ऑफ बॉयज गिवन था. ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज गिवन था 18, इसलिए नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल पाए क्योंकि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:3. लेकिन 6A में तो कुछ नहीं दिया हुआ. 6A में केवल 2:3 रेशियो दिया हुआ, न गर्ल्स का संख्या दिया हुआ न बॉयज का संख्या दिया हुआ. नंबर ऑफ गर्ल्स भी नहीं दिया हुआ, नंबर ऑफ बॉयज भी नहीं दिया हुआ, तो कैसे निकलेगा. तो ये तो इनसफिशिएंट डेटा है. तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या लिख देंगे चिल्ड्रन, नंबर ऑफ गर्ल्स इन 6A कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा. ठीक है.
ठीक है चिल्ड्रन, वी कैन फाइंड इट इफ़ नंबर ऑफ बॉयज़ इज गिवन। इसको हम फाइंड कर सकते हैं यदि नंबर ऑफ बॉयज़ गिवन होगा तो, लेकिन यहाँ पर तो बॉयज़ का नंबर दिया हुआ नहीं है, इसलिए गर्ल्स का नंबर हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन होता है चिल्ड्रन, है ना। क्वेश्चन कोई भी रॉन्ग नहीं होता है। क्वेश्चन यहाँ पर था कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स फाइंड कीजिए, तो अगर डेटा सफिशिएंट नहीं है तो वो लिखना है आपको कि सफिशिएंट डेटा नहीं है, इसलिए इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 3 men कैन डू सम कंस्ट्रक्शन वर्क इन 8 days, हाउ लॉन्ग विल 4 men टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क विथ द सेम एबिलिटी। यहाँ पर क्वेश्चन है चिल्ड्रन कि 3 men किसी भी वर्क को कर सकते हैं 8 days में, 3 men 8 days में कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 men कितना डेज में करेंगे। यूनाइटेड मेथड का यूज कर सकते हैं चिल्ड्रन, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ डेज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है चिल्ड्रन, इसलिए यहाँ पर ध्यान देना है 1 यूनिट का वैल्यू निकालते समय जो हम यूनाइटेड मेथड में ज़्यादातर समय क्या करते थे चिल्ड्रन, डिवाइड करते थे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। क्योंकि आप जानिए 3 men को 8 days लगता है किसी वर्क को करने में, तो अगर 1 ही मेन होगा, मेन का संख्या कम हो जाएगा, तो 1 man कैन डू द सेम वर्क इन लेस डेज और मोर डेज। मोर डेज ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि एक ही आदमी अगर होगा तो ज़्यादा दिन लगेगा काम करने में, तो ज़्यादा लाने के लिए तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो 3 men अगर 8 days में करते हैं काम, तो 1 man कितना दिन में काम करेगा, 3 × 8 हो जाएगा, 24 days लगेगा। ठीक है, क्योंकि 3 आदमी मिलके काम कर रहा है 8 दिन तक, अगर एक ही आदमी करेगा तो 8 × 3 = 24 days लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही ध्यान देना है। यूनाइटेड मेथड में बताए थे कि ज़्यादातर समय 1 का वैल्यू निकालते समय डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ 1 man कितना दिन में वर्क कंप्लीट करेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि आदमी का संख्या जब घटता है तो नंबर ऑफ डेज बढ़ता है, और आदमी का संख्या जब बढ़ता है तो नंबर ऑफ डेज घटता है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है, तो 3 men कैन डू द वर्क इन 8 days, देयरफॉर 1 man कैन डू द वर्क इन 8 × 3 days, है ना। यहाँ पर ध्यान देना है यूनाइटेड मेथड में कि यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 24 days लगेगा। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज का जो प्रोडक्ट होगा हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो 24, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो है 24 आ रहा है, देयरफॉर 4 men कैन डू द वर्क। अब 4 men आ गया, 1 man कैन डू द वर्क इन 24 days। अब मेन का संख्या बढ़ गया चिल्ड्रन, 4 men हो गया, तो अब कम दिन लगेगा, तो कम लाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। तो अब 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें उल्टा हो जाएगा। 1 का वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई, ज़्यादा का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर डिवाइड होगा, क्योंकि इन्वर्स हो रहा है। तो 24/4 = 6 days, क्योंकि ज़्यादा आदमी हो गया तो कम दिन लगेगा। देखिए 4 × 6 कितना होता है, 24। 4 और 6 का प्रोडक्ट 24, है ना। 4 आदमी होगा तो 24 दिन लगे, 4 आदमी होगा तो 6 days लगेगा, क्योंकि 4 × 6 = 24। 3 आदमी था तो 8 दिन लगा, 3 × 8 = 24। दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम ही होता है। अगर 1 आदमी है तो 24 ही डेज लगेगा, 1 × 24 भी 24। तो हमेशा नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज का जो प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट होता है। इस केस में 24 आ रहा है प्रोडक्ट हर केस में। ठीक है चिल्ड्रन, इसमें ध्यान देना है। यूनाइटेड मेथड अगर यूज करते हैं तो 1 का वैल्यू निकालने में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर सोचना है ना, कॉमन थिंकिंग लगाना है कि नंबर ऑफ मेन अगर कम होगा तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ मेन ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ डेज कम होगा। ठीक है, तो हेंस 4 men कैन डू द वर्क इन 6 days। ठीक है, या 4 men will take 6 days to complete the work. So this much for today children. In next video we will discuss values and life skill in part 17. तो
Please don't forget to subscribe the channel and press the bell icon, and also share the video to the maximum number of students, because you can help many more students